Hello dear students, if you are preparing for the COT UG examination, then today we are going to talk about and also discuss and practice some of the questions. Those are very expected or those could be asked in upcoming examination. As you know, very soon from the May to June there will be an examination, and in this exam there are 50 questions that were asked or those will be asked in the in their upcoming examination. तो यहाँ पे जो भी टॉपिक अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ऑल द टॉपिक्स एंड द क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट. इफ़ यू रियली पे अटेंशन देन यू कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. एग्ज़ाम की जो टाइमिंग होती है वो 60 मिनट्स की होती है और इसी के अंदर आपको इसके आंसर देने होते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन सेज? इट सेज Raoult's law is obeyed by the binary liquid solutions when. बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन कौन से होते हैं? ऐसे सोल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट हो, यानी कि एक तो सॉल्वेंट होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए सॉल्यूट. उन्हीं को बोलते हैं हम बाइनरी सोल्यूशंस. तो ऐसे वो सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, यहाँ पर उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो पहली चीज़ उन्होंने बोली कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स, जो भी लाइक मॉलिक्यूल्स होगा वो ग्रेटर होना चाहिए देन दोज बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स. लेट्स से अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पर ए और ए जो मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं, इसी तरीके से ये सॉल्वेंट के मान लीजिए और बी मान लीजिए सॉल्यूट के, तो हमारा थोड़ा रेफरेंस करेक्ट रहेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ए हम मान रहे हैं वो बिगर अमाउंट के लिए मांग रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर हम इसको सॉल्वेंट मान लेते हैं, इसको सॉल्यूट. और बोला है कि भाई इनके बीच में जो इंट्रैक्शन है दैट इज़ ए ग्रेटर देन. अनलाइक का मतलब होता है जब हम दोनों को मिक्स कर कर एक मिक्सचर बनाते हैं. तो इस कंडीशन में ये कह रहे हैं कि वो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा. नो, इट इज़ इनकरेक्ट. ठीक है, ऐसे केस में क्या होता है कि जब इनकी ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था, इफ़ दैट इज़ ए ग्रेटर देन सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल, तो इन दैट कंडीशन हमको यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो हमको देखने को मिलता है यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन. ठीक, तो ये सारा ऑप्शन तो नहीं है. आगे बढ़ते हैं हम. अगले ऑप्शन में बोला है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलर देन दोज ऑफ बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स. यानी कि इनकी तरफ से अब क्या बोला गया कि जो भी आपके लाइक मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो आपका ए है और बी है, इनके बीच इंट्रैक्शन जो है कम था किसके कंपेयर में? ए बी के, यानी कि जो सोल्यूशन था उसके मॉलिक्यूल के बीच में अब इंट्रैक्शन क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया. तो ये कंडीशन डिनोट करती है निगेटिव डेविएशन को. यानी कि इस कंडीशन में जो भी मॉलिक्यूल के थ्रू डेविएशन शो किया जाएगा, एक तरीके से पार्शियल प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड होना चाहिए. अगला सी वाले पॉइंट में बात की है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स और मोर और लेस आइडेंटिकल विद दोज ऑफ बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स. यानी कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बीच में है वो लगभग आइडेंटिकल है. लेस मोर मतलब लगभग बराबर है किसके? लाइक मॉलिक्यूल्स के, जो कि ये है. ठीक, इन दैट कंडीशन क्या होता है कि ये सोल्यूशन फॉलो करते हैं हमारे रॉल्स लॉ को, क्योंकि सच सोल्यूशंस आर कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन, क्योंकि इनका जो फोर्स होता है वो लगभग बराबर रहता है. आगे बोला है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अनलाइक मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट. दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो लाइक मॉलिक्यूल और अनलाइक मॉलिक्यूल के बीच में कैसा होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए. यानी कि जो वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग आता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो, तभी हम बोलेंगे कि वो आइडियल लॉ को फॉलो करेगा, और दैट इज़ व्हाट द ऑप्शन नंबर सी. तो इसके अंदर जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन कुछ इस तरीके से डिज़ाइन थे कि आपको काफ़ी प्रिसाइजली उनको ध्यान से पढ़ना था और उसके बाद आंसर देना है. ठीक, बाकी इन्फॉर्मेशन पूरे ऑप्शन में खुद ही की बनती. फिर इन्होंने बोला है कि वैन CH3, CHCl, CH2 एंड CH3 इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH. तो जब भी हमारे पास बात होती है एल्कोहलिक KOH की, तुमको याद रखना है कि जब भी एल्कोहलिक KOH की बात होगी तो यहाँ पर रिएक्शन होगी एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसको बोलते हैं जनरली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक, तो यहाँ पे ये रहा CH3, CH, यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl, यहाँ पे आएगा CH2 और फिर आ जाएगा CH3.
इसके अंदर अगर हम KOH की रिएक्शन करवा रहे हैं और दैट इज़ एल्कोहलिक, तो रिएक्शन हमारी प्रोसीड करेगी और यहाँ से निकलेगा Cl, और ये जो कार्बन है ये सवाला, इस कार्बन पे लेस से यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोजन। ठीक, और जब ये एब्स्ट्रैक्ट होता है तो हमारे पास एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है कुछ इस तरीके से, और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इसे बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। डन, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट आएगा, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो बन के आया है हमारा ये है मेजर प्रोडक्ट। अब ये डबल बॉन्ड है, ऑलराइट। इस तरीके से हम यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे। ये सवाल आता है माइनर प्रोडक्ट, तो इन्होंने यहाँ पर हमको बताना क्या होता है, हमेशा मेजर प्रोडक्ट ही बताना होता है, इन्होंने मेजर बताया, पूछा भी है। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है ये जब एल्कोहलिक ना होकर KOH होता, सिर्फ KOH, तब यहाँ पर आता है एल्कोहल, यानी कि OHCl को डिस्प्लेस करके यहाँ पर OH ऐड हो जाता, और इस वाली रिएक्शन के लिए कंडीशन अलग अप्लाई होती है, तो वो हम आगे फर्दर डिस्कस कर लेंगे किसी रिएक्शन में अगर ज़रूरत पड़ी तो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। ओके, व्हाट इट सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ईच, यानी कि अगर हम हर एक चीज़ का 1 मोलर सोल्यूशन लेते हैं तो कौन सा वाला करेक्ट बैठेगा। कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl एंड Na2SO4 सोल्यूशन विल बी सेम। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू ICRT। ठीक, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट हैं, लेट्स से ये कांस्टेंट होगी तो हम इसके बारे में बात नहीं करते। पहली चीज़ है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन भी सबकी कांस्टेंट है बिकॉज इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है 0.1, तो हम इसी की बात भी नहीं करेंगे। अब हम डिसाइड करेंगे पूरी की पूरी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में I की वैल्यू से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl एंड Na2SO4 सोल्यूशन विल बी सेम। तो अगर हम कंप्लीट डिसोसिएशन माने तो यहाँ पर I की वैल्यू है 2 और यहाँ पर I की वैल्यू है 3, तो दैट्स मीन ये तो कंडीशन करेक्ट हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत पर। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl सोल्यूशन विल बी मोर देन Na2SO4, नहीं, क्योंकि देखिए अगर ये वैल्यू 2 है तो अगर हम इन सारी वैल्यू को हटा भी दें तब भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, और इसकी वैल्यू आ रही है 3, तो दैट्स वाई इसकी ग्रेटर होनी चाहिए और इसकी लेसर होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने ग्रेटर बोल दिया, दैट्स वाई ये गलत हो गया। फिर बोलते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ Na2COSO4 सोल्यूशन विल बी मोर देन NaCl सोल्यूशन। ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू I बराबर 3 थी और इसकी वैल्यू I बराबर 2 थी, तो इन सच कंडीशन C वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन और देख लो, ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ Na2SO4 कुड बी लेस तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है। ऑलराइट, नाउ वी रीच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ अमंग पैरामेथॉक्सीफिनॉल, पैरामेथॉक्सीफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। इन्होंने 3 दे रखे हैं और बोला है कि भाई इनके बारे में आपको बताना है कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए हमको सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर को बना लेना चाहिए। ठीक, तो मैं पहले बनाता हूँ यहाँ पर पैरामेथॉक्सी, यानी कि ये आया मेरे पास पैरामेथॉक्सी। दूसरा मैं ये बना लेता हूँ पैरामेथाइल, तो ये आ गया पैरामेथाइल फिनॉल, और तीसरी मैं बना लेता हूँ पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। ओके, पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब किसी भी चीज़ की जो एसिडिटी होती है, अगर हम एरोमेटिक में बात करें तो वो प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। ठीक है, अब आप समझ लें इन्होंने बोला था क्या, यहाँ पर बोले कि भाई इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो याद रखना है तुमको। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। इसकी बात करें तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इसकी बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये चीज़ जो है ये मोस्ट एसिडिक होगी। ठीक है, अब हम इसकी बात करें दोनों की, तो देखिए इस कंडीशन में सिर्फ हाइपर कंजुगेशन काम करता है, कंजुगेशन काम करता है। ठीक, या फिर तुम जनरली बोल सकते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट जो होता है थोड़ा डिटेल्ड होता है, और थोड़ा स्टडी में हम आगे फर्दर जाते हैं, देन वी डिस्कस अबाउट का हाइपर कंजुगेशन किस तरीके से काम करेगा। ये हमको साफ दिख रहा है कि ये रिजोनेंस है। ठीक,
अब अगर हम एक ऑर्डर देखें तो हमेशा रिजोनेंस क्या है, इट इज़ मोर वैल्यूएबल एज़ कम्पेयर टू हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो दैट्स वाई सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ पे, यानी कि हम अगर ऑर्डर में लगाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमारे जो फर्स्ट पे आएगा रिजोनेंस आएगा। रिजोनेंस के केस में क्या है कि यहाँ पर रिजोनेंस जो होता है उसके केस में आप देखोगे कि रिजोनेंस होने की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिससे इस जो बॉन्ड बना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वो लेस पोलर होगा। जब लेस पोलर होगा तो दैट्स वाई ये आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट नहीं पाएगा। दूसरी आएगी कंडीशन इसकी, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ हाइपर कंजुगेशन दिखा रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे पहुँच पा रही है, दैट्स वाई थोड़ा सा इसके ब्रेक होने के चांसेस हैं, इससे ज़्यादा है। ठीक, फिर तीसरे पॉइंट पर आ जाएगा हमारा ये, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीजेस, जिसकी वजह से यहाँ पर पोलैरिटी बढ़ेगी और ये हाइड्रोजन बड़ी आसानी से बाहर चला जाएगा। तो ये आ गया मेरा तीसरे नंबर पे। तो हमारा पॉइंट होना चाहिए 1, 2 और देन 3, कुछ इस तरीके से। लेट्स चेक किया, इन्होंने ऊपर दिया है नाइट्रोफिनॉल को पहले दे दिया तो गलत हो गया, ये नाइट्रोफिनॉल के बाद मिथाइल फिनॉल को दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा, पहले आना चाहिए मिथॉक्सी। ओके, फिर यहाँ पे नाइट्रोफिनॉल दिया है, फिर यहाँ पे दिया है इन्होंने मिथॉक्सीफिनॉल, फिर मिथाइल फिनॉल और फिर नाइट्रोफिनॉल, तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इन ऑप्शंस को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एक तरीका तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने का कि तुम इसको थ्रू द कैलकुलेशन लेके जाओ। दूसरा तरीका ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को टेबल के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको मान लिया कि ये मेरी फर्स्ट कैटेगरी है, फिर ये सेकंड है और फिर ये थर्ड है, यानी कि 3 तरीके से मैंने रिएक्शन कराई है। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ इसको कांस्टेंट रखता हूँ यहाँ पर और मैं बाई वाली कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूँ। तो मैंने बाई वाली को जैसे ही डबल किया तो यू विल फाइंड आउट कि इसको 0.5 से 1 पे ले जाता हूँ, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी मेरी बढ़कर डबल हो गई, यानी कि 16 दूनी 32, यानी कि 1.6 से 3.2 हो गई। यानी कि ये जो y है, y की कंसंट्रेशन इसकी जो ऑर्डर होगी वो 1 होगी। सिंपली यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो मैंने इस वाली कंसंट्रेशन को इस बार कांस्टेंट मान लिया है, यानी कि ये दोनों कांस्टेंट हैं क्योंकि 1.0 ये भी 1.0। बट अगर हम इसकी बात करें तो ये 0.5 है और ये 1.0 कर दिए। तो जैसे ही मैं इसको डबल करता हूँ मैं देखता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई भी असर नहीं पड़ा। वो पहले भी 3.0 थी और वो बाद में भी 3.0 है। दैट्स मीन जो x है, यानी कि जो हमारा x वाला सब्सटेंस है, उसकी कंसंट्रेशन पर जो उसका ऑर्डर होगा वो 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसके लिए रेट इक्वेशन लिखते हैं या एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसके अंदर हम लिखेंगे रेट के और यहाँ पाएगा x की पावर 0 और y की पावर 1। तो 1 लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, 0 वाली क्या होती है, x की पावर 0 है तो दैट्स मीन वो इक्वल टू हो जाएगा 1 के, तो दैट्स वाइज हम सिर्फ y लिख देंगे। तो r इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ y2 लिख रखा है ना, तो y2, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या है, डी वाला। ठीक, तो एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि आप प्रॉपर इक्वेशन बना सकते थे और इक्वेशन के तौर पर आप उसको सॉल्व कर सकते थे। तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट्स, आई विल मेक अ होल वीडियो फॉर दैट। नाउ वी रीच टू द क्वेश्चन नंबर 6। हेयर द क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कैनिजारो रिएक्शन इज़ नॉट गिवन बाय, यानी कि कैनिजारो रिएक्शन किसके थ्रू नहीं दी जाती। ठीक, तो हम लोग प्रॉपरली और बड़ा क्लियरली जानते हैं कि जब भी हम कंडेंसेशन की बात करते हैं तो उसमें आता था एल्डोल कंडेंसेशन। तो वहाँ पर हम बात करते थे कि जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन वहीं पर दूसरी रिएक्शन आती है कैनिजारो, और कैनिजारो में हम कहते हैं कि भाई जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो नो अल्फा हाइड्रोजन वाला। ठीक, तो लेट्स से टॉक्स अबाउट दिस। तो अगर हम बात करें इसकी पहले, तो यहाँ पर आ गया CH3 CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसका अल्फा क्या है, ये। तो यानी कि यहाँ पर तो कितने आ गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन आ गए, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, चलो बेंजल्डिहाइड पर आ जाओ। तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है, ये इसका अल्फा क्या होगा, ये सा वाला कार्बन। अब ये कार्बन पहले ही 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड से जुड़ा है तो इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर ये आ गया फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड में होता है
HCHO, इसके पास तो अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, तो यहाँ पर नो अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया फिर से, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं ट्राई मेथाइल एसिटल्डिहाइड, यानी कि आपके पास क्या है, यहाँ पर CH3 का होल 3 CCHO है, एसिटल्डिहाइड। इसके पास अल्फ़ा कार्बन तो है लेकिन उससे जुड़ा हुआ कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, दैट्स वाई ये भी क्या करेगा, यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन दे देगा, और कौन नहीं देगा, वो ये नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। दोनों के अंदर सेम रिएजेंट यूज़ होता है, जिस रिएजेंट को हम जनरली बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेट या फिर डाइल्यूट NaOH। दैट्स वाई यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमको प्रोडक्ट जो मिलने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन के मिलने वाले हैं। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट दिस। अमंग दीज मॉलिक्यूल्स जो आपके पास तीनों दिए गए हैं, ये बताना है कि विच इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं इसकी बात कर लेता हूँ पहले। ये मेरे पास CO वाला ग्रुप है, ठीक है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है sp3 टेट्राहेड्रल, और सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं वो 3D10 में पहुँच जाते हैं, यानी कि सब के सब पेयर्ड हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो DsP2, ठीक, यानी कि एक तरीके से स्क्वायर प्लेनर है। और यहाँ पर होता है D8, यानी कि जो 8 के अंदर जो 4 ऑर्बिटल्स हैं इसकी, वो चारों ही ऑर्बिटल क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक। सिर्फ एक D ऑर्बिटल थी वो इसके पास आ जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0 होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर आ जाओ, ये एक वीक लिगेंड है, दैट्स वाई यहाँ पे होता है sp3 कॉन्फ़िगरेशन, और जो इसकी D ऑर्बिटल होती है उसके अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 हो गए। अब जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं वो होते हैं सब डायमैग्नेटिक, और जिस पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 या 2 या 3 जितने भी हो जाए, ठीक, तो वो सब के सब होते हैं पैरामैग्नेटिक। तो हमको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक। इससे क्वेश्चन जनरली आते हैं। इन्होंने कहा कि CO वाला 4 और Na वाले 4 क्या है, डायमैग्नेटिक है। नहीं, सिर्फ ये सा वाला डायमैग्नेटिक था, ये तो है ही नहीं, दैट्स वाई ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर बोले NiCl4 और NiCN4 ये डायमैग्नेटिक है, तो इन्होंने कंडीशन में इस बार इसको यहाँ पर रख दिया है, तो ये फिर से गलत हो गया। फिर बोला इन्होंने कि CO4 और Cn वाला जो मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक है, तो ऑफकोर्स इट इज़ ट्रू, और ये वाला क्या है, पैरामैग्नेटिक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, C वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ वी रीच टू क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम बात करेंगे कि यहाँ पर मेन स्टोरी है क्या। कह रहे हैं हेनरीज कांस्टेंट है फॉर ए सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 1.0 into 10 की पावर 5 atm. The mole fraction of N2 in air is 0.5. The number of moles of N2 from air dissolving 10 moles of water at 298 Kelvin and at 5 atm pressure. ठीक है, यानी कि टोटल प्रेशर जो दे रखा है वो 5 atm दे रखा है, ये रहा तुम्हारा टोटल प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन दे रखा है, वो भी किसके अंदर दिया, मोल फ्रैक्शन इन एयर, एयर के अंदर दे रखा है, यानी कि इसको हम डिनोट कर लेंगे यहाँ पर YN2 से, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने टोटल वैल्यू दे रखी है, और पूछा है कि ये बताएं कि भाई इसके जो पार्शियल प्रेशर वगैरह कितना आने वाला है, और ये रहा इसका KH की वैल्यू। ओके, जब भी हम हेनरीज कांस्टेंट की बात करते हैं, मैं स्पेस ले लेता हूँ थोड़ा, तो ये होता है हमारा P = KH, और ये आ गया X, यानी कि मोल फ्रैक्शन। ऑलराइट, इन्होंने पूछा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स यानी कि डिज़ोल्व हैं एक तरीके से, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि भाई पार्शियल प्रेशर कितना है। तो पहली चीज़, फर्स्ट थिंग जो हम यहाँ पर पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ये देखो, जब भी हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो वहाँ पे फॉर्मूला आता है हमारा, जब हम एयर में बात करें यानी कि एक तरीके से वेपर फेज में। तो इन्होंने इस बार दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया, तो हम रखते थे यहाँ पे P पार्शियल प्रेशर = PT, और यहाँ पर आता था मोल फ्रैक्शन N2। अब PT दिया उन्होंने 5 और N2 दे रखा था 0.8, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो दैट्स यू नो
कि इट कम्स आउट टू बी लाइक 8 × 5 यानी कि 40, और यहाँ पे एक पॉइंट, तो ये आ जाएगा मेरा पार्शियल प्रेशर एटीएम में, यानी कि जो एयर के अंदर जो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है वो 4.0 के बराबर हो जाता है यहाँ पर। अब जैसे ही मुझको पार्शियल प्रेशर मिला, ठीक, देन आई अप्लाई द फर्स्ट लॉ दैट आई हैड, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हम देखते हैं कि हमारा जो पार्शियल प्रेशर ये रहा, डन, इनटू हम ले लेंगे यहाँ पर के एच की वैल्यू कितनी थी 1.0, एंड देन लेट मी चेक 10 की पावर इंटू 10 की पावर 5, ठीक। और पी की जगह पर आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो, तो वहाँ रख लेंगे, और एक्स बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, और यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ W माने वाटर, जो 10 ऑलरेडी दे रखे, ठीक है। उनको क्या चाहिए, इसका पूरे का मोल फ्रैक्शन चाहिए। मोल फ्रैक्शन मतलब यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको, ठीक। तो अगर हम इसी चीज़ को वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर, तो ये मेरी वैल्यू आ गई, और यहाँ पर आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, यानी कि एक तरीके से हम रखते हैं यहाँ पर P/1.0 इंटू 10 की पावर 5, ये मुझको पता है कितना आया था 4 इंटू 10 की पावर -5, यानी कि xN2 जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, एंड वन थिंग दैट वी फॉरगेट टू रिपोर्ट कि यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसके बाद इसने पूछा था क्या था, उसको एक बार देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 की बात चल रही थी, तो दैट्स वाई अब यहाँ पे क्या रखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे N2, और नीचे लिख देंगे हम नंबर ऑफ मोल्स, जो कि हमने फॉर्मूले में यूज़ किया था N2 प्लस NW। लेट्स से इसको थोड़ा सा और सिंपल करने के हिसाब से अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं ये नंबर ऑफ मोल्स जो N2 के हैं वो वेरी 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 लेस हैं अगर कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो इन दैट कंडीशन एट द प्लेस ऑफ इट वी कैन ऑल्सो यूज़ N2 और डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सिर्फ हम वाटर के ले लेते हैं, इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -5, इसकी जगह पर हम वैल्यू रखनी है 10, तो यहाँ पर हम 4 इंटू 10 की पावर -5, और जैसे हम इसकी वैल्यू रखेंगे 10, तो 10 इधर आ जाएगा, और दैट्स वाई ये बन जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -4। ऑलराइट, ये आंसर होना चाहिए अगर नंबर ऑफ मोल्स पूछे तो, और नंबर ऑफ मोल्स पूछे तो दैट्स मीन इसका आंसर होगा ए वाला। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे तो आंसर के गलत होने के चांसेस फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे, और आपको यही ध्यान रखना है कि आंसर आपका किसी भी कीमत पे गलत नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 9 itself is very very important because what it talks about the Jupiter ion. It is the one of important thing that we really need to talk about, क्योंकि ज्यूपिटर आयंस का फॉर्मेशन तभी होता है जब किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल में एक तो बेसिक ग्रुप हो और एक एसिडिक ग्रुप हो, तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बेसिक है कौन सा एसिडिक ग्रुप है। ये रहा एस्टर, तो एस्टर में ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। हम हाइड्रोजन को मान सकते हैं कि वो एसिडिक होता है, लेकिन वो इतनी आसानी से रिलीज़ होने वाला नहीं है। दूसरी बात, अगर हम बात करें एसीटोन की तो ये भी केस ऐसा ही है। अगर हम बात करें एसिड की तो ये तो पूरा का पूरा एसिडिक हो गया, तो इसको तो फॉर्मेशन करने का कोई चांस ही नहीं है। ये जो बचा हमारे पास, इसके अंदर एक है अमीन ग्रुप, अमीन होता है बेसिक, ठीक, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये होता है एसिडिक। तो ये दोनों क्या करेंगे, एसिडिक ग्रुप अपना H छोड़ेगा और ये सा वाला नाइट्रोजन उस H को ले लेगा और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस तरीके से हमारे पास एक ज्यूपिटर आयन का फॉर्मेशन होता है, जो आपस में एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, न्यूट्रल कर लेते हैं, और इसी को हम ज्यूपिटर आयन बोलते हैं। अगेन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ द सोल्यूशन वी गॉट द आंसर, वी गॉट द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने सभी आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में बात की है। देखिए, पहले में उन्होंने बोला है कि देखो भाई, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0 होती है और डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0 होती है, यानी कि ऐसे मिक्सचर जिसको अगर हम मिलाएं तो उनमें ना ही कोई हीट का चेंज हो और ना ही उनके वॉल्यूम में कोई चेंज आए, तो ऐसे मिक्सचर हमेशा होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। ऑलराइट, तो पहले का थर्ड वाला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पहले का थर्ड यहाँ पे भी है और पहले का थर्ड यहाँ पर भी है, तो हमने दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए पहले ही सेट में। दूसरा देखें, कह रहे हैं डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे रखा है इसके लिए नॉन आइडियल सोल्यूशन में। ऐसा केस होता है कि जब जिनकी डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग
नॉट इक्वल टू ज़ीरो होती है, डेल्टा एच बी ऑफ मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होती है इन दैट केस। तो हमारा जो बी वाले का हो जाएगा, बी वाले का है फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट एक तो ये दे रखा है, अगर आप चाहो तो यहीं से मूव ऑन कर सकते हो, मतलब ऑप्शन लगाने के बाद निकल सकते हो, लेकिन स्टिल वी नीड टू चेक। फिर उन्होंने देखा है कि भाई ये देखें कि जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है वो इक्वल टू ज़ीरो लेस देन ज़ीरो है, और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है वो भी क्या है, लेस देन ज़ीरो है। जब भी ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दे तो इसका मतलब होता है कि सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, और सिस्टम की एनर्जी कम होती है जब निगेटिव डेविएशन होता है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ठीक, तो यहाँ पर हमारा सी वाले का फोर्थ है। फिर बचा हुआ ग्रेटर वाले का केस पहुँच जाएगा हमारा पॉजिटिव डेविएशन में, जो कि सेकेंड वाला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है इन क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। द लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट। कह रहे हैं कि भाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन्होंने बोला कि जिरकोनियम एंड यूटर्बियम हैव अबाउट द सेम रेडियस। तो नो, इट इज़ नॉट करेक्ट, सेम रेडियस इनकी नहीं होती। जिरकोनियम एंड नवेडियम हैव सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट। नो वे, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। फिर जिरकोनियम एंड हाफोनियम हैव अबाउट द सेम रेडियस। तो अगर हम बात करें जिरकोनियम की, ठीक, फिर उसके बाद आता है हाफोनियम, और यहाँ पे आते हैं तुम्हारे लेंथेनॉइड्स। तो जैसे ही एफ ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स आएंगे तो वो क्या करेंगे, एफ ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स, कि उस जगह पर वो दिखाते हैं अपना जो शिल्डिंग इफेक्ट वीक होने की वजह से उनकी रेडियस कम हो जाती है। तो इन दोनों का साइज़ भी क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, यानी कि लगभग 1 पिकोमीटर का डिफरेंस होता है। दैट्स वाई इनकी रेडियस क्या है, ऑलमोस्ट सेम होगी। तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर जिरकोनियम और जिंक हैव द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। Now we reach to the another question, that is the half life period for a first order reaction is 15 minutes. The time required for concentration of the reactant to change from 0.12 molar to 0.08 molar is, यानी कि इस वाली मोलरिटी से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ये यहाँ पर ये पूछने की बात चल रही है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर ये बताना है कि भाई टाइम कितना लगने वाला है। दैट्स द मेन कंडीशन वी नीड टू आंसर। ठीक, ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टी हाफ दे रखा है 15 मिनट्स, ऑलराइट। देन यहाँ पे कंसंट्रेशन जा रही है 0.12 से 0.08 तक, ओके, यानी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है दैट इज़ 0.12 और जो फाइनल कंसंट्रेशन है दैट इज़ 0.08। अब अगर मैं यहाँ से k निकालता हूँ तो k कम्स आउट टू बी 0.693 डिवाइड बाई 15, ये मेरे पास आ गया। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ इसकी, t इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 15, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा लॉग, और लॉग में ऊपर रखते हैं हम इनिशियल कंसंट्रेशन और नीचे रख देते हैं हम फाइनल कंसंट्रेशन। पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ 4 और ये आ जाएगा 3, यानी कि ऑलमोस्ट मेरे पास जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू निकल कर आए वही आंसर होगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, लेट मी चेक इन द कैलकुलेटर, ओके ओके, इट कम्स आउट टू बी 8.77 मिनट के अराउंड इसकी वैल्यू यहाँ पर दिख रही है, ठीक। तो आप इसको एक बार कैलकुलेशन जो भी की है, एक बार इस कैलकुलेशन के फाइनल पॉइंट तक पहुँचना। फॉर्मूला मैं फिर से क्लियरली लिख देता हूँ जिससे तुमको पहचानने में आसानी हो। ये होता है फार्मूला, नीचे के रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लॉग, ये जो के का फार्मूला है, ठीक। यहाँ पर आती है इनिशियल कंसंट्रेशन और यहाँ पर आ जाती है फाइनल कंसंट्रेशन। ये के का फार्मूला ये होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं, ऑलराइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इन्होंने पूछा है कौन सी वाली रिएक्शन करेक्टली मैच हुई भी नहीं है। पहली रिएक्शन देखो, ये वुड्स रिएक्शन है जिसमें सोडियम का यूज़ करते हैं और जो एल्काइल ब्रोमाइड्स होते हैं उनसे
हाइड्रोकार्बन्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो रिएक्शन है ये है स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक, लेकिन इसके आगे लिख रखा है उन्होंने टार्ट रिएक्शन, दैट्स वाई ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करता है कि लाइटर जो फ्लोरीन्स होती हैं उनसे हैवियर फ्लोरीन को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर क्या है कि एक तो एल्काइल ब्रोमाइड है और दूसरा अराइल ब्रोमाइड है, तो इसके अंदर वोट स्प्लिटिंग आ जाएगी। और यहाँ पर दोनों की दोनों क्या है आपकी एल्काइल ब्रोमाइड है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग रिएक्शन। तो इस तरीके से ये डन हो जाएगा। Okay, now we reach to the question number 14. It is also one of the interesting question by the way. और इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़रूरी है कि आपको सारे फॉर्मूले को एक परफेक्ट वे में अरेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आंसर आने की चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो वेरी इजीली यू कैन रीच टू द आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर पहली चीज़ तुमको क्या रखनी है कि इसका मोलर मास निकालना है, 66 होता है ग्राम पर मोल। फिर बोला है कि एन एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन जो प्रिपेयर किया गया इतने ग्राम को मिलाकर किसमें 200 ग्राम वाटर के अंदर, इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज़ दैट मच, ठीक, देन व्हाट शैल बी द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो आपको मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन क्या होगी ये बताना है। तो सबसे पहले तुमको डेंसिटी जब तुमको मिली है तो डी बराबर होता है m/b। जब भी मोलरिटी निकालनी होती है तो हमको वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है, तो वॉल्यूम हम इधर ले लेंगे, ठीक, m यहाँ आ जाएगा, d यहाँ आ जाएगा। अब m की जगह क्या है, इन दोनों का प्लस करके रखना पड़ेगा क्योंकि टोटल सोल्यूशन जो बन रहा है वो बन रहा है इन दोनों को मिक्स करने के बाद। तो अगर हम इसको देखें तो ये आ रहा है मेरा 422.6 और डेंसिटी मेरी थी 1.072। ठीक, तो यहाँ पे तुमको वॉल्यूम तो मिल गया। अब कितना मटेरियल डिज़ोल्व किया था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास W2, ठीक, और ये W2 मिल गया, तो इसका जो 66 था वो हो गया M2। ठीक, फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, फॉर्मूला लगाना है मोलरिटी इक्वल टू W2 इंटू M2, यहाँ पे लिखना है 1000 और नीचे लिखना है ये ml में आ रहा है आंसर, तो यहाँ पे लिखना है ml। जैसे ही आप वैल्यू रखोगे, ठीक, तो उसके बाद तुमको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। बेसिकली इसका जो आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 14 का वो आंसर है 9.11। ठीक, तो इस तरीके से तुम इसके आंसर को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, थोड़ा पेशेंस रखना और बढ़िया से काम करना। ठीक, जब आप ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिलना ही है, लेकिन यू नीड टू वर्क ऑन इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इट इज़ टॉकिंग अबाउट। ये जो है ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बैटरी जो टॉपिक है उसके अंदर से। पहली चीज़ उन्होंने बोली है कि लेक-लांचे सेल के बारे में। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन जो भी तुम्हारे पास हो उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना। जो चीज़ तुमको सबसे ज़्यादा पता हो उसको सबसे पहले मार्क करते हैं, जिससे कि हमारे टॉपिक को समझने में आसानी हो जाती है। जैसे मरकरी सेल की बात करें तो डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन द सोल्यूशन एंड यूज्ड इन हेयरिंग एड। तो ये मरकरी वाले होते हैं, हमेशा यूज़ किए जाते हैं हेयरिंग एड में, यानी कि डी का सेकंड देख लें कहाँ पर है, ये रहा डी का सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे तो आपका टॉपिक पहले ही मिल गया, यानी कि सिप्टिन का बी वाला, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। फिर आप देख लो इसको, लेक-लांचे को बाद में देखेंगे। फ्यूल सेल के अंदर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को जलाकर वाटर बनाते हैं और साथ में इससे जो एनर्जी निकलती है उसको हम यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सी का होना चाहिए फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट भी है। ठीक, लेक-लांचे सेल की बात करें तो लेक-लांचे सेल के अंदर तुमको ध्यान रखना है कि लेक-लांचे सेल के अंदर यूज़ करते हैं हम जिंक मेटल को। तो यहाँ पर आ गई हमारी जिंक मेटल, तो हमारा ए वाला होना चाहिए फोर्थ, ये फोर्थ है। ठीक, फिर निकल और कैडमियम क्या होती हैं, ड्राई बैटरीज होती हैं जो रिचार्जेबल होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर आ गया थर्ड वाला, तो हमारा ये सारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का तुमको खास तौर से ध्यान रखना है। ओके, लेट्स मूव। कह रहे हैं दो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। फिर कह रहे हैं एंड फोर्थ वन इज दिस, इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर टेंडेंसी टूवर्ड SN2 रिएक्शन। आपको इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, जिसमें टेंडेंसी का याद रखना है कि जो टेंडेंसी होगी इनकी वो सबसे ऊपर मानी जाएगी, यानी कि आप मान के चलेंगे कि कौन जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है मेरे पास प्राइमरी, ये मेरे पास है सेकेंडरी, ये जो है ये भी मेरे पास प्राइमरी है और ये साला जो है ये है मेरे पास टर्शरी,
क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा है। ये जो क्लोरीन जिससे जुड़ी है तो एक ये इधर और एक ये इधर 2 कार्बन से जुड़ा है, दैट्स वाई आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी हो जाएगा। इसमें ये जिससे जुड़ा है वो एक कार्बन है और इसमें ये जो जिससे जुड़ा है वो भी एक कार्बन है। लेकिन जो अगला कार्बन है वो यहाँ पर थोड़ी सी हिंड्रेंस कर रहा है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सोचेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कौन से वाले जो SN2 रिएक्शन में आसानी से पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऑर्डर होता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, दैट इज़ द ऑर्डर। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर यहाँ पर फर्स्ट वाला जो आना चाहिए वो सबसे लास्ट में जाएगा, क्योंकि हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर सेट करना है। तो डिक्रीजिंग से मतलब ये है कि आपको इस हिसाब से लगाना है चीज़ों को कि आपको आपका आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के केस में अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो लेट्स से सबसे जल्दी जो रिएक्शन देगा वो हमारा फर्स्ट वाला। ठीक, सबसे जल्दी जो रिएक्शन देने वाला है वो देगा हमारा फर्स्ट। ठीक, तो फर्स्ट वाला हमारा ये आ गया। ठीक, उसके बाद अगर हम जाते हैं अगले पर तो फिर उसके बाद ये बचता है हमारा सेकंड, तो ये आ गया हमारा सेकंड मतलब थर्ड वाला। ठीक, उसके बाद जाएंगे हम सेकंड वाले पे, तो सेकंड वाला ये आ गया और लास्ट में गया फोर्थ वाला। तो यहाँ पर हमारा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक, यानी कि जो पहला वाला हमारा है वो सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्शन दे रहा है, दैट्स वाई हम उसको फर्स्ट पेज पे रखने वाले हैं जो आसानी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। अब नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज आर करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हैं, कौन सा वाला ग्राफ करेक्ट है। तो हमको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता क्या है। तो देखिए ये जो ग्राफ है वो T½ के बीच और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ पर होता है 0.693 डिवाइड बाई के। यहाँ पर आपको रिएक्टिविटी के बीच में यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में और यहाँ पर T½ के बीच में कोई भी रिलेशन नज़र नहीं आ रहा, दैट्स वाई यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड न करके ये एकदम सीधी लाइन बन जाएगी, दैट्स मीन ये सा वाला ग्राफ करेक्ट है, यानी कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर देखें तो इन्होंने दिखाया कि भाई जैसे टाइम घटता है वैसे ही कंसंट्रेशन के साथ जो T½ है वो भी घटता जाता है, तो ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि रिलेशन तो है नहीं। इन्होंने बोला कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जैसे ही मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम के साथ क्या होती है, घटती जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से बनाया गया है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू के 2.303 और यहाँ पर आ गया आपका T4 टाइम। ठीक है, तो अगर हम इसी को सही तरीके से लगाएं तो y=2 हो जाएगा mx, तो यहाँ पे m हो गया ये हमारा स्लोप, x हो जाएगा ये जो कि x साइड में आ चुका है और y हमारा टाइम हो गया, दैट्स वाई ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट वाली करेक्ट थी और हमारी फोर्थ वाली करेक्ट है, तो फर्स्ट और फोर्थ यानी कि ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन दिया है IUPAC नॉमेनक्लेचर से। यहाँ पे बोला है कि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी कि टर्शरी का मतलब होता है ये। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 1 2 3 माने 2 क्लोरो, ठीक है, 2 मेथाइल प्रोपेन। Match the structure of the compound given in column first with the classes of compound given in column second and select the correct option। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कॉलम दे रखे हैं हमको सिलेक्ट करना है कि भाई कौन से कॉलम में जाएगा। ठीक, तो अगर आप पहले वाले को देखें तो यहाँ पे क्या दिया है कि एक एल्काइल चेन है और उससे जुड़ा हुआ है हैलाइड ग्रुप, तो ये है एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 वाला। देखते हैं ए का 2 कहाँ पर है, तो ए का 2 एक ही जगह पे दिया है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अभी हम देख लेते हैं दूसरे, इसे देखो ये क्लियरली दिख रहा है, ये है आपका एराइल हैलाइड, बेंजीन रिंग को बोलते हैं एराइल, यानी कि अगर हम सी की बात करें तो सी का होगा फर्स्ट एग्जैक्टली। अगर हम बात करें इसकी, ये सी वाली, जब भी कोई एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हो वो तो sp3 हो, लेकिन वो जिससे जुड़ा है वो sp2 हो, तो इन दैट कंडीशन हम बोलते हैं उसको एलाइल।
तो ये आ गया हमारा एलाइल वाला, यानी कि ये होगा हमारा बी वाला फोर्थ। फिर जैसे ही एक्स अगर जुड़ा हो किसी sp एलिफेटिक रिंग चेन से, तो इन दैट कंडीशन हम उसको बोल देते हैं बिनाइल। तो ये बिनाइल का केस है, यानी कि थर्ड वाला। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए। ओके, now we reach to question number 20. What it says: the color of the coordination compound depends on crystal field splitting. Okay, what will be the correct order of absorption of wavelength of the light in the visible region for the complex इन्होंने दे रखे हैं। तुमको याद रखना है कि भैया जो वेवलेंथ की बात चल रही है, यानी कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू होता है 1/e के, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ खुद ब खुद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन्होंने बोला है कि भाई तुमको अरेंज करना है, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि जो CN होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये CN की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया ये। और जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो दैट्स मीन ये ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब लैम्डा इसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये हमेशा ही इस पॉइंट पर आएगा। फिर इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग होता है फिर होता है NH3, फिर होता है वाटर। तो ये होना चाहिए मेरा पहले नंबर पे, ये होना चाहिए दूसरे नंबर पे, और ये होना चाहिए तीसरे नंबर पे। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरा ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग अगर मैं लगाता हूँ तो मुझको पता करना है कि यहाँ पर वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है और कौन सी कंडीशन में होगा, ठीक है। तो लेट्स से वी चेक गो थ्रू कि यहाँ पर जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ठीक, और जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो आएगी, जैसे सपोज करो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो ये सारा पॉइंट में लेके जाऊँगा बिल्कुल लास्ट में, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये सब का सब क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा, तो वेवलेंथ सबसे कम, ठीक। तो इसकी एनर्जी सबसे कम है तो इसका मतलब वेवलेंथ इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये आ गया मेरा वेवलेंथ में H2O सबसे आगे। फिर इसके बाद दूसरा आता है ये, तो ये मिडल में आ गया। फिर इसके बाद ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई ये सबसे लास्ट में, यानी कि मेरा ऑप्शन होगा C वाला। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कार्बेलामिन टेस्ट? कार्बेलामिन टेस्ट इज ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमीन्स, ठीक। तो प्राइमरी अमीन आइडेंटिफाई करना है मुझको। तो ये क्या है, टर्शरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये भी तुम्हारी सेकेंडरी अमीन है, और ये तुम्हारी प्राइमरी अमीन है। तो दे विल गिव द टेस्ट। ओके, नाउ वी रीच टू क्वेश्चन नंबर 22। हमको बताना है कि इसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड लिए गए हैं, ठीक। तो पहला अमाइनो एसिड है मेरे पास ये, दूसरा अमाइनो एसिड हो गया मेरे पास ये, और तीसरा अमाइनो एसिड हो गया मेरे पास ये। इनके 3 अमाइनो एसिड हैं, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तीनों अमाइनो एसिड को, तो आप फाइंड आउट करोगे कि आपके पास एक है यहाँ पर। अगर हम जनरली इसको देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक है, लेट्स से ये सा वाला जो अमाइनो एसिड होगा ये बनता है तुम्हारा H2NCHCOOH, दैट रिप्रेजेंट द ग्लाइसिन। तो ये रहा तुम्हारे पास ग्लाइसिन, ये फिर से ग्लाइसिन है, फिर से ग्लाइसिन है, और ये फिर से ग्लाइसिन है। यानी कि सब जगह पे तुमको ग्लाइसिन ग्लाइसिन ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमको देखना पड़ेगा कि अब दूसरा वाला एसिड कौन सा है हमारे पास। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये है मेरा H2NCH, और एक लगा है मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे लगा है COOH, ठीक है। यानी कि जब भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है तो इस कंडीशन में हम बात करते हैं एलेनिन की। तो यहाँ पे मेरे पास एलेनिन है, यहाँ पे मेरे पास एलेनिन है, यहाँ पे मेरे पास एलेनिन है, और यहाँ पे मेरे पास एलेनिन है। बहुत अच्छे। अब पहुँच गए हम इस वाले पर, यानी कि अगर मैं बात करूँ NH2, ये आ गया मेरा कार्बन, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और एक तरफ जुड़ा है मेरे पास ये, और यहाँ पर आ गया COOH। In that condition, when you look at it, you will find the answer. तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो ये सी वाली जो दे रखी है यहाँ पर, इसको बोलते हैं वेलिन, ठीक।
तो ये हमारा वेलिन अमीनो एसिड है, दैट्स वाई ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23. What they are saying, in the correct order of magnetic moment spin only value in Bohr magneton for the given compound is. आपको ये बताना है कि इन गिवन कंपाउंड के लिए बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जो काम करना है वो करना है कि हमको फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +2, और इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर दे रखी है +2। अब इनके कॉन्फ़िगरेशन देखने हैं। तो इस केस में जो इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आप अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 3d5, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे का पूरे 5, क्योंकि एक वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक, अगर हम बात करते हैं इस केस में तो यहाँ पर आता है हमारा 3d7, और ये भी हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक, अगर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं इसमें यूँ 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर 3। ठीक, और यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसका होगा 3d6, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, तो दैट्स मीन यहाँ पर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है D2sp3। ठीक है, तो अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जैसा दिखा रखा है, तो सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा या डायपोल मूवमेंट आएगा एक तरीके से, या मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, वो आएगा जिसके सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये है और एक ये है। फिर इसके बाद आएगा हमारा CuCl4, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ 3 आ गए, और यहाँ लास्ट वाले पर आ जाएगा हमारा, जैसा हम देख पा रहे हैं, 0 वाला। ठीक, इस तरीके से इसका एक ऑर्डर बन के तैयार होता है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो वो बनता हमारा पहला वाला क्लियरली। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24. इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 24. लेट्स लुक एट इट। सबसे पहले इसने दिखाया है कि ये आपका y2 है, जिसको x2 है जो y दिखा रखा है, ये आपका x2 है जो z दिखा रखा है। ठीक है, अब 2 से हमको अंदाज़ा लगाना है इस वाले 2 का। ठीक, और यहाँ पे p टोटल दे रखा है x के बराबर। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि ये बताएं ये क्या है। ऑलराइट, ये दोनों के दोनों पार्शियल प्रेशर हैं। अगर हम बात करते हैं pt की तो वो इक्वल टू होता है p1 प्लस p2 के। तो पहली चीज़ अगर हम x में देखें तो यहाँ पर आ गया एक p1 और ये आ गया p2। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन में। दूसरे में यहाँ पे देखा p1 इंटू p2 दे रखा है, और यहाँ पे p1 माइनस p2 दे रखा है, यहाँ पर भी p1 प्लस p2 दे रखा है। तो यानी कि हमको एक चीज़ तो यहाँ पर कम्प्लीटली क्लियर हो चुकी है कि भाई ये ऑप्शन तो दोनों नहीं होंगे, क्योंकि निगेटिव भी कभी नहीं आता और इंटू भी कभी नहीं आता। हमेशा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स टोटल प्रेशर के लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी पार्शियल प्रेशर्स होंगे उन सबका सम होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। फिर उन्होंने बोला है कि देखिए y बराबर 1 है और z बराबर 1 है। तो देखिए पहले जब तुम देखते हो तो अगर x1 यहाँ पर 0 होता तो यहाँ पर जाकर वो 1 होगा। जब 1 होगा तो यहाँ पर हमको जो पॉइंट मिलेगा उसको हम बोलेंगे P2 नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब z क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और x क्या होना चाहिए, 0। यानी कि स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन 0 थी, जिसके बाद वो 1 हुई है, तो दैट्स मीन यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा B1। ओके, हियर कह रहे हैं कुछ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करनी है कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में बताना है कि उसका कौन सा प्रिंसिपल बनेगा। देखिए ज़ीरो ऑर्डर का बनता है ये। ठीक है, क्लियरली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे देखना है आपको a का फोर्थ। बहुत अच्छे, a का फोर्थ एक ही मिल गया हमको। फिर अगर आप देखें दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो देखो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये आ गया एंडोथर्मिक का केस। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर का होता है। ठीक है, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन एंड फाइनल कंसनट्रेशन। और एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हम ये यूज़ करते हैं, जो कि हमारा डिफरेंट टेम्परेचर पर आर्हेनियस इक्वेशन अप्लाई करने पर मिलता है। तो ये हमारा होता है फर्स्ट वाला ऑप्शन 25 का। बहुत आसान था, सिर्फ चीज़ों को एक दूसरे से मैच करना था। ऑलराइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। बोला कि देखो भाई ये आपके पास कोई कंपाउंड है। ऑलराइट,
और इस कंपाउंड की अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। हम सब जानते हैं ये है एल्कोहलिक KOH और साथ में दिया है NaN2। ये क्या करता है, ये बीटा एलिमिनेशन करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये करता है यहाँ पर फिर से बीटा एलिमिनेशन, यानी कि जब एक बार एलिमिनेशन हो गया हो तो दोबारा से फिर से ये बीटा एलिमिनेशन करता है। तो पहली बार सपोज करो B और एक H इधर से चला गया, दूसरी बार Br और एक H इधर से चला गया, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो यानी कि हम एक तरीके से अगर इसको करके देखें वैसे, तो हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। एक हमने पेज ले लिया है, अब हम इस पेज को देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा। ओके, पहली चीज़ CH एक Br गया इधर और एक Br आ गया इधर। जैसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं QH से, वो भी अल्कोहलिक से, तो सपोज करो ये दोनों निकल गए पहले, और हमारे पास निकलने के बाद क्या बचता है, हमारे पास आता है ये C डबल बॉन्ड एक H ये है, और ये C एक H ये रहा, और ये आ गया Br। जब हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम अमाइड से, तो ये फिर से निकलता है अमीन से रिएक्शन करवाने पर, और ये बन के आता है मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब सीक्वेंसिंग में वो आगे क्या करते हैं कि फिर से रिएक्शन करवा रहे हैं आपकी सेम चीज़ से, यानी कि सोडियम और NH2 से। ये NH2 फिर से आएगा और ये से वाले H को ले जाएगा। जैसे ही H को लेके गया, ये तो NH3 की फॉर्म में निकल गया, लेकिन बचा क्या, बचा है ये C ट्रिपल बॉन्ड है ये, लेट मी फिनिश इट, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव चार्ज, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा सोडियम पॉजिटिव चार्ज। फिर रिएक्शन करवा देते हैं वो इसके साथ, यानी कि क्लियरली यहीं से रिएक्शन होती है किसके साथ, इसके, वो भी CH3 CH2 और यहाँ पे जुड़ा है Cl। ये निगेटिवली न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करता है तो ये Cl जाता है निकल के बाहर, और Cl चला जाता है NaCl के साथ, और हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन के आती है। यानी कि जो आपका लास्ट वाला कंपाउंड आ रहा है B वाला, वो कंपाउंड कुछ ये होगा, ठीक। लेट्स चेक द आंसर। पहला वाला इन्होंने सिर्फ डबल बॉन्ड लगा के छोड़ दिया, दैट्स वाई ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड आया तो ये तो करेक्ट है। B वाला और देख लो तो B में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और साथ में ये जुड़ा हुआ है, यानी कि ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, B वाला यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहता है। इस तरीके से तुम इसके आंसर को बड़ी आसानी से चेक कर सकते थे। ओके, लेट्स चेक द अनदर आंसर of a question number 27. What it is talking about, it is saying the tendency of an electrode made up of copper, zinc and silver to release electron when dipped in their respective salt solution decreases in the order। यानी कि आपको टेंडेंसी बतानी है कि किसकी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, और उसके बाद उससे कम किसकी होगी, और सबसे बाद में किसकी होगी, ठीक। तो अगर हम बात करें तो हमको सबको पता है कि भाई जिंक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज़ कम्पेयर टू कॉपर और सिल्वर के। तो सबसे पहले तो जिंक ही आना चाहिए, फिर उसके बाद कॉपर आना चाहिए, फिर Ag आना चाहिए। दैट्स मीन ऑप्शन ये वाला C वाला करेक्ट हो जाएगा। सिंपली इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बस थोड़े पेशेंस की ज़रूरत होती है, और इन द एंड तुमको उसका रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना है। ओके, यहाँ पे जो दे रखा है 28 में, इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल दिखा रहे हैं। तो जो पहली रिएक्शन है उसमें कॉन्सेंट्रेट एल्कोहल लेंगे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेंगे, और साथ में जब हीट करते हैं तो ये जो OH है
एक अगले कार्बन से हाइड्रोजन लेके बाहर चला जाता है, यानी कि इस वाले से हाइड्रोजन ले लेगा, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा क्लियरली। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो, अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3, यहाँ पे इन्होंने 4 दिखा रखे हैं, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 4 हैं, ये भी गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन तो ये गया। फिर ये 1 2 3 4, ये भी 4 हो गए, तो ये भी गलत हो गया। फिर हमारे पास बचता क्या है, ए वाला ऑप्शन बचता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट तुम अगर एलिमिनेट करना भी शुरू कर दोगे तो वहाँ पर आपके ऑप्शन के आने के चांसेस एकदम से बढ़ जाते हैं। ठीक, फिर दोबारा से H2SO4 के साथ क्या करा रहे हैं, हाइड्रेशन करा रहे हैं, तो दोबारा से सेम कॉम्प्लेक्स बन के आएगा और यही आपका रिजल्ट होने वाला है। ठीक, ओके। एनिलीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजाइलमीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन सीक्वेंस। आपको ये बताना है कि कौन सी प्रोसेस अगर हम सीक्वेंस में लें तो उसके बाद आपको बेंजाइलमीन मिल जाएगी। ओनली दीज क्वेश्चन दैट यू रियली नीड टू आंसर बेंजाइलमीन बनाने के लिए। ठीक है, तो बेंजाइलमीन बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो तुमको सच में अप्लाई करनी पड़ेगी। कहाँ से बनाना है, एनिलीन से बनाना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर ये कर सकते हो। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है कि ये एनिलीन का जो ग्रुप है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, ये रहा तुम्हारा एनिलीन। इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 प्लस HCl से। ये है डाई एजोटाइजेशन। ठीक, और इससे फॉर्मेशन होता है डायजोनियम सॉल्ट का। ठीक है, अब इस डायजोनियम सॉल्ट की अगर हम रिएक्शन करवा दें सैंडमेयर CuCN के साथ, साथ में KCN, ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास बन के आएगा ये CN, और इसका करा दो बस रिडक्शन। जैसे ही तुम रिडक्शन कराओगे व्हाट विल यू गेट, दैट इज़ कि यहाँ पे C का हो जाएगा CH2 और N का हो जाएगा NH2। ये तो चाहिए था तुमको बेंजाइलमीन। ठीक, तो जब तुमको बेंजाइलमीन मिल जाए यहाँ पर, दैट्स मीन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। तो पहले करवा रहे हैं यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट से, फिर CuCN से करा रहे हो और लास्ट में करवा रहे हैं H2NI से, यानी कि पहला वाला ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। ओके, यहाँ पर आ जाए। कॉलम 1 के अंदर कॉम्प्लेक्स आयन दिया है और कॉलम 2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन दिया है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिए। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करते हैं क्रोमियम NH3 का होल 6 और ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है 3 पॉजिटिव। ठीक, तो इसका जो D के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो बचेंगे 3। इन सच कंडीशन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कितने 3 हैं और हाइब्रिडाइजेशन इसके पास है D2SB3। ठीक, ये चीज़ तो रट जाएगी अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पहले वाले का ऑप्शन हो गया ये सा वाला। ऑलराइट, तो अगर हम देखें A का थर्ड, तो A का थर्ड हमको 2 बार दे रखा है। ओके, नाउ लेट्स सी कि NiCN4 जब इसकी बात करें, अभी हम कुछ देर पहले इसकी बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये CN लिया है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है DsP2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 0। तो दैट्स मीन अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें DsP2 तो ये आ जाएगा हमारा पहला वाला। तो जैसे पहले वाले पे गए तो दैट्स मीन वी गेट द आंसर लाइक बी का फर्स्ट यहाँ पे दिया है और इस वाले ऑप्शन में सेकंड दिया है, तो दैट्स मीन ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बात करते हैं Ni की, NiNH3 का होल 6, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिख लो, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका D2S, नो, ये आउटर ऑर्बिटल है, तो ये आउटर ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर आ जाएगा sp3d2। ठीक है, तो पहले तो sp3d2 से देख लो, तो ये रहा मेरा sp3d2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 2, तो दैट्स मीन ये आ गया C वाले का 5th। फिर देख लेते हैं इसको MnF6 और यहाँ पे हो गए निगेटिव। ठीक, तो Mn यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कॉम्प्लेक्स है हमारा ऑक्टाहेड्रल, तो ये आ गया हमारा 2 वाला, यानी कि दैट्स मीन दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थोड़े प्रिसाइज हो गए, थोड़ी मेहनत करोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहले ये पढ़ो,
31 में कह रहे हैं बेंजल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन बाय पासिंग वेपर ऑफ CO and HCl in the solution presence of कैटालिटिक मिक्सचर ऑफ द एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि यहाँ पर कैटालिटिक मिक्सचर होना चाहिए AlCl3 का, ठीक, एंड कॉपर ऑक्साइड यानी कि Cu2O का। द रिएक्शन नॉन एज, रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तो हम सब लोग जानते हैं ये गटरमैन कोच रिएक्शन है जिसके थ्रू हम इसका प्रोडक्शन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्लियरली बी, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू हियर 32, क्वेश्चन नंबर 32। जब भी हम क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ब्यूट 1,3-डाइन वो सब्जेक्टेड टू ओजोनोलाइसिस टू प्रिपेयर एल्डिहाइड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड विल बी ऑब्टेन डूरिंग द रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान कौन सा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, हमको ये यहाँ पर बताना है, ठीक है। करके देख लेते हैं क्या बोला इन्होंने, ब्यूट 1,3-डाइन, ब्यूट 1 2 3 4। तो अगर 1 से बात करते हैं तो एक ये होगा, एक ये होगा, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा CH2। अगर मैं इसका ओजोनोलाइसिस कराऊं तो मुझको पता है क्या होने वाला है, एक CH2 यहाँ पे आएगा हमारा, जैसे इस बॉन्ड को हटाओ अभी, यहाँ पे बन जाएगा ये, ठीक है, ये बन के तैयार हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, फर्दर रिएक्शन करवाएंगे KOH के साथ, तो यहाँ से ब्रेक होगा कुछ इस तरीके से। तो व्हाट वी सी कि यहाँ जो साइडों वाले दोनों मॉलिक्यूल है वो एक जैसे हैं, यानी कि 2 टाइम आ रहे हैं हमारे पास CHHO इस तरीके से, और बीच वाले जो आए हैं मेरे पास ये आए हैं CHO और CHO जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक। अब इसमें ऑप्शन देख लो, ऑफकोर्स ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है। इस तरीके से तुमको बड़ी आसानी से ऑप्शन मिल जाएगा, एक बार तुमको एटलीस्ट ये करना पड़ेगा। इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई X, Y एंड Z, इन सबको आइडेंटिफाई करना है। जब आप Br2 से रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर जो होता है कि जितनी भी पोजीशन है 2, 5, इन सब के ऊपर Br लग जाता है अगर हम एनिलीन के केस में रिएक्शन करवाते हैं तो। वाटर से रिएक्शन करवाने पर यहाँ पर भी Br आ जाएगा, यहाँ पर भी Br आ जाएगा और यहाँ पर भी Br आ जाएगा, ठीक है। तो X तो मेरा ये रहा। फिर मैं कराता हूँ इसके साथ, तो यहाँ पे होता है डायएज़ोटाइजेशन, ठीक, ये बन के तैयार हो जाएगा। फिर हम कराएंगे CuCl2 से, तो फर्दर रिएक्शन होगी और यहाँ पर जो हमारा ऊपर डायएज़ोटाइन क्लोराइड का जो लगा हुआ है वहाँ पर Cl आ जाएगा और ये मेरा कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो जाता है। दैट इज़ व्हाट द रिएक्शन इज़। हमको प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हम देखें इसके अंदर इन्होंने X को सिर्फ एक जगह Br लगाया तो गलत हो जाएगा, तीनों जगह पे Br लगाया, ऑफ कोर्स इट इज़ करेक्ट। यहाँ पर ये ग्रुप आ गया और इन द एंड Cl आ गया, दैट्स मीन इसका ऑप्शन क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको पहले ऑप्शन से काफ़ी अंदाज़ा हो चुका है। नाउ वी रीच टू क्वेश्चन नंबर 34। इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड हैज़ द लोएस्ट डेल्टा नॉट वैल्यू, ऑफ कोर्स फ्लोरीन, क्योंकि ये मॉडरेट है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर ये फ्लोरीन ही बचा। फिर कह रहे हैं द टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड है बाय दिस डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट, या उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। बोला ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4
इन केस ऑफ दीज और इन केस ऑफ दीज बताएं। देखिए यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी कम है लेकिन स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G4 EG0। इस वाले केस में हो जाएगा T2G3 EG1, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा दिखाई गई है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या है, पहला वाला ऑप्शन है। यहाँ पे बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ d ऑर्बिटल इन TiS2O का होल 6 3 पॉजिटिव आयन इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड इज, यानी कि ये किसके बराबर है, ये आपको सिर्फ आंसर करना है। ठीक, तो यहाँ पर अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यू विल फाइंड आउट द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ इट, कि यहाँ पर जो Ti है इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरली वो होता है 3D2 और 4s2। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी +3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो होता है ना T2G1 और EG0, और वो है हमारे पास ये। फिर कह रहे हैं कि यूजिंग द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन ऑफ आयरन। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी है +2, यानी कि जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 3D6। इस कंडीशन में जैसे कि ये वीक लिगेंड है फ्लोरीन, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन को अगर हम बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि n बराबर हो गया 4, और 4 के लिए आप देखोगे वैल्यू आती है हमेशा ये। इसको आप फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हो। फॉर्मूला है आपका μ = √n+2। वैल्यू रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। Question number 39 saying which of the following cannot be made by reduction of ketone or aldehyde with NaBH4 in the methanol. यानी कि which of the following cannot be made by reduction of ketone or aldehyde. कीटोन और एल्डिहाइड के रिडक्शन के बिना किसको नहीं बनाया जा सकता। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनका रिडक्शन किए बिना ही क्या नहीं बन सकता। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे बन के आया है मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, इसको नहीं बना सकते। बाकी सब कुछ बना सकते हैं आप, 1 ब्यूटानॉल बना सकते हो, 2 ब्यूटानॉल बना सकते हो, कीटोन से बन जाएगा। 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल बना सकते हो, लेकिन 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल नहीं बना सकते क्योंकि ये बनना इम्पॉसिबल है। ठीक, कैसे, ये सोचो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब मिथाइल ग्रुप कहाँ पे लगाएं, क्योंकि अगर हम 2 ही पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो कंडीशन हमारी ख़राब हो रही है, दैट्स मीन ये इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कार्बोनिल कंपाउंड प्रोड्यूसिंग एन ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बाय रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो कौन होगा, यानी कि कौन सा वाला प्रोडक्ट होगा, इसके बारे में बात चल रही है। ठीक, तो क्या वो प्रोपेनॉन हो सकता है, तो प्रोपेनॉन के अंदर दोनों साइडों में क्या जुड़ा होता है, सेम ग्रुप जुड़ा होता है। तो अगर हम रिडक्शन कर भी दें तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों की वजह से ऑप्टिकल नहीं आएगा। ब्यूटानॉन की बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे 3 ब्यूटानॉन दिया है तो ये भी बिल्कुल एक्यूरेट बीच में आया, दैट्स मीन यहाँ पर भी नहीं होगा। बेंजोफिनॉन के केस में भी नहीं होगा, सिर्फ किसके केस में हो सकता है, ब्यूटानॉन के केस में हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तो आ जाएगा इसके अंदर ये सा ग्रुप। और जब हम रिडक्शन करवाएंगे इसका तो हमारे पास जो बन के आने वाली चीज़ है वो होगा CH3 CH2, यहाँ पर आएगा COH, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यानी कि ये जो कार्बन है वो क्या हो गया, कायरल हो गया। तो ऑप्टिकल बिहेवियर बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 41। रीड इट एंड देन यू फाइनली गेट द आंसर। कहना है कि सब्सटेंस है कोई, यील्ड ऑन ऑक्सीडेशन ए कंपाउंड, ये यील्ड करता है, विच गिव्स एन ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का मतलब हो गया कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा, एंड ए पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, यानी कि इसके पास CH3CO ग्रुप होना चाहिए। द सब्सटेंस एक्स ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4 गिव्स C4H8, यानी कि अगर रिएक्शन करवाते हैं
H2SO4 के साथ, तो ये कॉम्प्लेक्स देता है C4H8, यानी कि जो ऑक्सीजन होती है उसको भी ये रिमूव कर देता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड एक्स इज, तो अब बता दो कि कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि हाउ इट लुक्स लाइक। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 41 के आंसर की एक बात करते हैं, तो इसको अगर हम बेसिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, देन फाइनली वी गेट द आंसर दैट इज दिस। ठीक, अब आप चाहो तो इसको करके देख सकते हो। कैसे? जैसे तुम इसका ऑक्सीडेशन करवाओ, तो ऑक्सीडेशन करवाने पर यू फाइनली गेट द आंसर CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3। ठीक है, ये बन जाएगा। अब अगर हम इससे बात रिएक्शन करवाते हैं NH2OH की, तो ये यहाँ से यूँ करके निकल के जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, CH3, C डबल बॉन्ड NOH, और ये आ गया CH2 और ये आ गया CH3, कुछ इस तरीके से। ठीक, फिर आगे अगर हम बात करें, कह रहे हैं कि विच गिव्स एन ऑक्सिम एंड ए पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसका अगर हम आयोडोफॉर्म टेस्ट भी करवा लें तो हमारे पास बन के आ जाएगा यहाँ पर CHI3, और साथ में ये सी वाली जो साइड है इसकी वो कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से CH3 CH2 COONA में। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है आयोडोफॉर्म टेस्ट। द सब्सटेंस एक्स, इसके बारे में बोला है कि सब्सटेंस एक्स की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, डिहाइड्रेशन करवाते हैं, तो हमको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। तो आप जानते हो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा तो ये इसमें से एक OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा और हमारा डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है। दैट्स मीन ये करेक्ट ऑप्शन है। नाउ वी रीच टू क्वेश्चन नंबर 42। ए कार्बोनिल कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर वेट 86 डज नॉट रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन। पहली चीज़, फॉलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता बट फॉर्म से क्रिस्टलाइन बाई सल्फाइड डेरिवेटिव्स एंड गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, बाई सल्फाइड बनाता है। द पॉसिबल कंपाउंड कैन बी, ये पॉसिबली ये कंपाउंड कौन सा हो सकता है इसके बारे में पूछा गया है। ठीक, तो अगर तुम 42 को देखो ध्यान से, तो पहले में दिया है 2 पेंटानोन, ठीक है, और यहाँ पे दिया है 3 पेंटेऑन, यानी कि यहाँ पे ऑन वाला है। तो देखो 3 वाला आपका जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक, लेकिन 2 पेंटेनॉन दे देगा। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है बट ये इनकरेक्ट हो गया, तो चलो ठीक है, ये ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है 2 पेंटेनॉन, ये तो देता है। अगर बात करें 3 मिथाइल 2 ब्यूटानोन, यानी कि ऑन वाला ग्रुप जो है वो 2 वाली पोजीशन पर आ रहा है, दैट्स मीन ये भी साथ में दे देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे दे रखा है उन्होंने 2 पेंटानोन और साथ में पेंटानल, ये नहीं दे पाएगा, ये दे देगा। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये तो टेस्ट देता ही नहीं है, तो फिर इसके भी होने से कोई फ़ायदा नहीं। 43 क्या है, द एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को कराने के लिए एप्रोप्रिएट रिएजेंट कौन से यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये है हमारा कीटोन ग्रुप। अगर हम NaBH4 से कराएं तो ये सिर्फ अल्कोहल तक लेके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये अल्कोहल तक लेके जाएगा। अगर बात करते हैं हम यहाँ पर दूसरे वाले यानी कि NH2OH की बात कर लेते हैं हम इस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आप फाइंड आउट करोगे कि ये हमारा दिखा रहा है रिडक्शन की प्रोसेस, यानी कि जो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कर देता है, दैट्स वाई ये हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। वोल्फ क्रिचनर और कैनिज़ारो का बारे में आप डिटेल में थोड़ा पढ़ लें, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इन बोथ DNA एंड RNA हाइड्रोसाइक्लिक बेस एंड फॉस्फेट एस्टर लिंकेज आर एट, ये किस पर जुड़े रहते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो तुम ये को याद रखना है कि जो आपकी शुगर होती है, ये होती है आपकी शुगर, कुछ इस तरीके से। तो बेस रहता है यहाँ फर्स्ट वाले कार्बन पे और फॉस्फेट रहता है यहाँ 5th वाले कार्बन पे। तो एक होगा 1 और एक होगा 5th, यानी कि ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, वी रीच टू दिस क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि ये जो है ये ऑक्सीडेशन साइड है और ये जो है वो रिड्यूसिंग साइड है। ठीक, तो अगर हम इसी को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो लेट्स से कंडीशन कुछ ऐसी आएगी, Pr2 प्लस
H पॉजिटिव 2 टाइम रिएक्शन होगी, यहाँ पर आएगा 2 टाइम Br माइनस प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा लेट्स से H2 गैस। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। और अगर हम इसको मान रहे हैं अभी, और फिर हमारा दूसरा रहा ये, ठीक, तो ये रहा हमारा एक तरीके से। अगर हम इसके केस में बात करें तो यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा ये है प्रोडक्ट, और ये है हमारा रिएक्टेंट। ठीक, तो यहाँ पर H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन ऊपर दे रखी है, यहाँ पर Br माइनस 2 की कंसनट्रेशन दे रखी है। ठीक, यहाँ पे Br2 की कंसनट्रेशन दे रखी है, यहाँ पर H2 की कंसनट्रेशन दे रखी है। तो इस तरीके से दोनों तरफ गैसेस वगैरह हो गई, तो ये तो इनकरेक्ट है। फिर ये इन्होंने दोनों कुछ इस तरीके से दिए, तो ये भी इनकरेक्ट है। इनको भी दोनों को इन्होंने एक ही जगह इस्तेमाल कर लिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर 1 पे। ऑप्शन नंबर 1 पे उन्होंने बोला है Br2 और H2। यहाँ पर इक्वेशन में कुछ इशू है जो इसके वो दिखाया गया है। ठीक, इसको हम करेक्ट कर लेंगे, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 1 है, और इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे, तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये 46 कह रहे हैं एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइंस अकर इन एसिडिक मीडियम एंड इन प्रेजेंस ऑफ Hg2 पॉजिटिव आयन एज ए कैटलिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ वाटर टू But1 आयन अंडर दीज कंडीशंस। जब भी आप बात करेंगे, अगर कहीं पर ये है और आप रिएक्शन करवा रहे हो Hg2 पॉजिटिव साथ में H2SO4 के साथ, तो हमेशा आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आता है वो ये बन के आता है। लेकिन इसके अलावा जो भी अल्काइन होगा उसमें हमेशा जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो कीटोन ही बन के आएगा। तो यहाँ पे ब्यूट है, दैट्स मीन 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ये तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि एल्डिहाइड बनता ही नहीं है। फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया इन्होंने, यहाँ पे फिर से अलग बना दिया इन्होंने। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑक्सीडेशन थोड़े नज़र आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आएगा इसके अंदर 40, क्वेश्चन है हमारा 46, इसका ऑप्शन होता है बी। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आता है और दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं 47 पे। 47 में अमंग द फॉलोइंग आयन विच वन हैज़ द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म, किसके अंदर सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे सिंपली। तो यहाँ पर क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +2, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D सिंपली 6, और सबके सब इलेक्ट्रॉन अगर ये +2 के अंदर दिया है तो हम इसको देखने से पहले इसका क्या है 3D10, क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव, तो Zn बराबर इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 0, यानी कि ये तो डायमैग्नेटिक है। इसके अंदर क्या है +3 दिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 3 अनपेयर्ड। इसके केस में बात करें तो यहाँ पर होगा अगर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 3D9, 9 मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1। तो इस कंडीशन में अगर हम 47 की देखते हैं, तो अगर तुम इसको देखो, ठीक, तो यहाँ पर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अगर हम फिल करें ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ गए यहाँ पर 4 आ गए, जो कि 3 से ज़्यादा है, दैट्स वाई बी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जब Fe2 पॉजिटिव में होता है तो ये वाटर के साथ स्पेशली जो कंपाउंड बनाता है वो आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड होता है। ठीक, यहाँ पे Br2 का CS2 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ये मेजर वाला। ठीक, यहीं पे अगर फिनॉल की रिएक्शन करवा दो CHCl2NaOH और डाइल्यूट HCl के साथ, तो यहाँ पर होती है रीमर-टीमन रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पर बन के आता है सैलिसल्डिहाइड। ठीक, इसको और डिटेल में हम वीडियो बना लेंगे, उसमें हम और डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास 2 कंपाउंड आ गए क्लियरली। तो X जो बना है वो बना है हमारा पैरा ब्रोमोफिनॉल, Y जो बना है सैलिसिलिक एसिड नहीं बना है, सैलिसल्डिहाइड बना है। अच्छा, वहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो ही बनता है, एक पैरा ही बनता है, दैट्स वाई पी वाला। हम अभी मेजर ही बना पाए थे, तो माइनर भी बनाएंगे, और Y जो बनेगा वो सैलिसल्डिहाइड ही बनेगा हमेशा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनॉल
टू गिव पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन एंड ऑरेंज डाई, ठीक है, दिस रिएक्शन इज नॉन एज, तो इस तरह की रिएक्शन कहलाती है कपलिंग रिएक्शन। अगर वो एनिलीन से रिएक्शन करता तब भी वो कपलिंग रिएक्शन ही कहलाती। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ लेंथेनाइट। लेंथेनाइट की स्टेबिलिटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेज एज द साइज ऑफ लेंथेनाइट डिक्रीजेस, यानी कि जैसे ही लेंथेनाइट का साइज डिक्रीज करेगा उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। बी वाला ऑप्शन है कि स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिक्रीजेज एज द साइज ऑफ द लेंथेनाइट डिक्रीजेज। लेंथेनाइट डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, बिल्कुल फॉर्म करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द लेंथेनाइट्स हैव सेम स्टेबिलिटी, ये बात गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेज एज द साइज ऑफ द लेंथेनाइट डिक्रीजेज। तो हियर वी हैव सॉल्व्ड ऑल द 50 क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी and you can comment on the video. Even we are going to upload some other videos related to the topic, but it is very very important कि आप इसको ध्यान से देखें। अगर कहीं पर कोई भी डाउट आता है प्लीज़ आस्क मी, आई एम रेडी टू गिव यू द आंसर and the very satisfactory answer that will satisfy the condition that you really require. Thank you very much. Goodbye. Have a nice day. All the best.